हेलो एवरीवन, वेलकम टू थ्यांश खत्री व्लॉग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। थ्यांश भी अभी बढ़िया है और मस्त है। तो ये व्लॉग मैं काफ़ी टाइम बाद लेकर आई हूँ। थ्यांश की हेल्थ अपडेट्स दूंगी मैं इसमें आपको कि 2-3 महीनों में क्या हुआ है उसके साथ, कैसे सीजर चेंज हुए हैं, क्या मेडिसिन चल रही हैं और कहाँ से अभी भी उसका इलाज चल रहा है। क्योंकि जब से थ्यांश गंगाराम में एडमिट हुआ है तो काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो गई है कि थ्यांश का जो इलाज है वो हमने एम्स से छुड़वा दिया है क्या हम अब उसका इलाज गंगाराम से चला रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब थ्यांश एडमिट हुआ था तो वो आप सबको पता ही है कि जो उसका ऑक्सीजन लेवल था वो डाउन हो गया था, लेकिन वो हमने उसको इमरजेंसी के लिए एडमिट करवाया था। काफ़ी जो हमारे डॉक्टर से बात हुई थी उसके लिए हम इमरजेंसी में थ्यांश को एम्स नहीं लेके जा सकते, तो इसलिए हम उसको गंगाराम लेके गए थे। और अभी जब से वो एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में, उसके जो सीजर्स है वो उनमें काफ़ी बदलाव आया है। जो अब मैं आपको यही क्लियर करूँगी कि जो उसकी सीजर्स है वो कैसे हो गए हैं। पहले उसको आते थे डेली सीजर्स, तो हमें पहले लगा कि उसको 2-3 दिन छोड़कर सीजर्स आने स्टार्ट हुए थे, तो हमें लगा था कि शायद कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही हैं कि 3 दिन छोड़ के ऐसे गैप में सीजर आ रहे हैं। ये हमारे लिए पहली बार ऐसा था, क्योंकि जो उसके पहले सीजर्स आते थे वो डेली आते थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये कोई इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि जो थ्यांश को अब सीजर आता है, जो जब भी उसको सीजर आएगा तो सीजर काफ़ी लंबा होता है। जो पहले थ्यांश के सीजर्स थे वो कुछ सेकंड्स के होते थे, लेकिन जो अभी उसके सीजर्स है वो कम से कम 10 to 15 मिनट्स तक होते हैं। 10 से 15 मिनट तक सीजर चलता है। और जब वो सीजर आता है उसमें वो अनकॉन्शियस हो जाता है। वो तो सब आप लोगों को पता ही होगा कि जब सीजर आता है पूरी बॉडी टाइट हो जाना, हमारे लिए लेफ्ट साइड करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाते थे उसकी बॉडी को। और दूसरा ये कि उसमें हम लोग उसको इमरजेंसी अगर हम दवाई देते हैं तो वो आप दिन में सिर्फ 2 बार दे सकते हो बच्चे को। और अगर हम पहले ये होता था कि जब इमरजेंसी हम दवाई देते थे तो सीजर रुक जाता था, लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है कि इमरजेंसी दवाई देने से सीजर रुक रहा है। तो एक तो यही हमारा डॉक्टर से सवाल रहेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उस पर देखते डॉक्टर हमें क्या बोलते हैं। डॉक्टर ने हमें बोला था कि जब 2 मिनट से ज़्यादा सीजर लगे तभी आपको इमरजेंसी दवाई देनी है। लेकिन उसको 2 मिनट या उसको तो 15 मिनट तक सीजर आता है। और उसके बाद जो रिएक्शन होता है वो मैं आपको बता दूं। जब थ्यांश को सीजर आता है उसके बाद उसको फीवर अचानक ही 101 या 102 हो जाता है। जो सीजर है, जो बुखार है वो 101 102 तक पहुंच जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बुखार 103 भी क्रॉस कर जाता है। उसके लिए मुझे पहले हमें ये समझ नहीं आ रहा था, तो हम लोग जैसे बच्चे को जैसे ही बुखार आएगा उसको वो खाना पीना थ्यांश छोड़ देता है, वो फिर कुछ भी नहीं लेता, ना वो लिक्विड लेता है। एक उसको परेशानी रही थी यूरेन की भी, कि फिर उसको यूरेन पास करने में भी डिफ़िकल्टी आती है, या मे बी सीजर्स के कारण वो यूरेन पास करना भूल जाता है। तो जब ऐसा होता है तो हमारा सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो होता है कि हम उसे तुरंत अपने पास वाले हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, जहाँ हम हमेशा उसको लेके जाते हैं। वहीं ले जाने के बाद हम उसको सबसे पहले एनजी लगवाते हैं। एनजी हम इसलिए लगवाते हैं ताकि उसको जो मेडिसिन है और फूड है वो उसकी बॉडी को मिल सकें, क्योंकि और तो सारी चीज़ें सेकेंडरी, लेकिन फर्स्ट उसके लिए यही है कि उसकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिले और दूसरा उसकी बॉडी को मेडिसिन मिले। उसके बाद हम लोग, अगर सिचुएशन हमें स्टेबल नहीं लगती, कि अगर हमें लग रहा है कि अब हम नहीं इतना संभाल नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग फिर इसको हॉस्पिटल गंगाराम इमरजेंसी लेके जाते हैं। और क्योंकि एम्स इमरजेंसी ले जाना हमें समझ नहीं आता कि हम वहाँ लेके जा पाए, वहाँ पे डॉक्टरों का क्या रिस्पॉन्स होगा। हालांकि हो गई अच्छा, लेकिन हम सोचते हैं कि जो उसका डॉक्टर है, जो उसका केस जानता है, हम उसी के पास लेके जाए। तो हमारा सबसे पहला जो है वो गंगाराम ले जाने का ही होता है। और जो दूसरा है हमें और मैं एक बात और बता दूँ, हमें वहाँ के जो एम्स के डॉक्टर ने वो भी यही बोला था कि आप वहीं पर ही लेकर जाएं बच्चे को। आपने देखा भी होगा कि अब इसको बैक टू बैक 2-3 बार एनजी लग चुकी हैं। तो आप लोग भी प्लीज़ इस बात को लेकर घबराएं नहीं कि थ्यांश को फिर से एनजी लग गई है। उसको सिर्फ एनजी लगने का कारण यही होता है कि उसको फूड मिल सकें और उसको जो मेडिसिन है वो मिल सकें। उसके बाद वो 2-3 दिन में स्टेबल हो जाता है, तो फिर वो हमें लगता है कि हम उसकी एनजी रिमूव कर देते हैं। दूसरा फिर ये है कि ये जो अब हमें ये बात समझ आ गई है कि थ्यांश को हर
अगर मान लो 2 दिन सीजर्स नहीं आ रहे तो उसको जो सीजर्स आते हैं वो 3 दिन बाद आएंगे। मतलब जो हमने टाइम नोट किया है वो अभी तक यही टाइम चल रहा है कि 3 दिन बाद आएंगे। जब 3 दिन बाद सीजर आता है तो जो उसकी मैंने आपको बताया कि वही सेम रहता है कि बुखार तेज हो जाना। और जो है अब की बार अब मैं दूसरे उस पे आती हूँ कि भाई जब उसको अब की बार सीजर आया तो उसको सेम यही रहा कि उसको फीवर तेज हो गया। जो मैंने अब की बार थोड़ा अलग रास्ता अपनाया वो ये था कि जैसे उसको फीवर तेज हुआ मैंने उसको माथे पर जो थी ठंडी पट्टियाँ रखनी शुरू कर दी। ठंडी पट्टियाँ रखने से ये हुआ कि उसका जो बुखार था विद इन 15-20 मिनट्स में डाउन आ गया। जो 102 था वो बुखार कम हो गया। थोड़ी देर बाद वो थोड़ा नॉर्मल हुआ और उसने दूध पिया। अगर वो दूध नहीं पीता तो हमारा फिर से वही रहता कि हम उसको हॉस्पिटल लेके जाते, एनजी लगवाते। लेकिन उसने दूध पिया, उसने रिस्पॉन्स अच्छा किया और उसने मेडिसिन भी ली। तो हमने फिर उसको थोड़ी देर सोने दिया, रिलैक्स होने दिया। अगले दिन जब वो उठा तो सुबह उठा तो फ्रेश उठा। तो ये चीज़ें अब थोड़ा सा उसके साथ हो रही है कि जो सीज़र है वो काफ़ी लंबा हो रहा है। एक और सबसे बड़ी बात ये थी कि हमने इसका एक टेस्ट करवाया था, मैंने आप लोगों को बताया भी था। अभी उसका रिज़ल्ट आया नहीं है। जैसे मतलब उसका रिज़ल्ट आना तो आजकल में था, लेकिन जैसे उसका रिज़ल्ट आएगा हम डॉक्टर के साथ, हमारी अपॉइंटमेंट है, हम उनके साथ डिस्कस करके वो आपको बताएंगे। उस टेस्ट का ये था कि अगर उसमें उस टेस्ट में नेगेटिव आता है तो हमें फिर एक और नेक्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा टेस्ट का, फिर आगे और टेस्ट करवाने पड़ेंगे। अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आता है तो फिर डॉक्टर उसके हिसाब से उसकी मेडिसिन स्टार्ट करेंगे आगे। अभी उसकी मेडिसिन में कोई ऐसा चेंज नहीं है। और सीजर्स का जो था मैंने बताया भी वो भी चेंज हो गया है। पहले काफ़ी टाइट वाला मतलब पूरी बॉडी अकड़ जाती है वो वाला सीजर आता है। उसके बाद जर्क्स मतलब जो झटके हैं वो आने शुरू होते हैं। और बस इतना ही। हाँ, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जैसे जब उसको सीज़र नहीं आया था, जो एक बात मतलब ध्यान देने लायक है, शायद आप लोग मुझे इस बात के ऊपर मतलब इस वाली बताना इस पे कि क्या आप लोगों के किसी के बच्चे के साथ ऐसा हुआ है या आप इसके बारे में जानते हैं। जैसे थियांश को सीज़र आया, नहीं सॉरी, जैसे थियांश को सीज़र नहीं आया, 2 दिन इसको सीज़र नहीं आया, थियांश की बॉडी में इतनी हरारत हो गई थी। हरारत मीन्स वो ऐसे कोई परेशान तो नहीं कर रहा था, लेकिन वो सो नहीं रहा था। वो 2 दिन तक लगातार सोया ही नहीं। वो सिर्फ इतनी देर सोता था जितनी देर हम उसको गोद में रखते थे, चाहे हम उसको 5 मिनट रखे 10 मिनट रखे, बस वो उतनी देर सोता था। उसके बाद वो उठ जाता था। फिर हमने कोशिश की कि शायद गोद में ही सो जाए, लेकिन वो गोद में भी ज़्यादा देर तक नहीं सो रहा था। इतनी देर हालांकि वो गोद में ही रहा था, लेकिन वो थोड़ी देर ही सो रहा था और फिर वो उठ जा रहा था। तो इससे उसकी मतलब वो मतलब परेशान था अंदर से, हमें ऐसा फील हुआ। जब फिर हमने उसको कुछ मेडिसिन दी कि हमें लगा कि इसको ये सो क्यों नहीं पा रहा है। तो बाद में मतलब जो हमने जो सोचा मीन से और फिर मैंने मतलब बात की एक से, तो हमें लगा कि शायद इसको जो सीजर्स नहीं आ रहे, जो इसकी बॉडी को उन चीज़ों की हैबिट हो गई है कि सीजर आ गए सोने, या वो सीजर नहीं आया, तो इस वजह से उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हरारत हो गई, मतलब उसकी नींद परेशान हो गया, वो सो नहीं पा रहा था। फिर जब वो सोया तो उसके बाद वही था कि उसको सीजर आना ही कारण था कि सीजर आया तब जाके वो कहीं सोया और तब वो फिर वो थोड़ा लंबा सोया। और जब वो सोया नहीं तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि उसकी आंखें स्वेल हुई है या कुछ ऐसा है, नहीं। हम मतलब या वो नींद के कारण मतलब नींद ना आने के कारण परेशान है, ऐसा कुछ नहीं था। बस वो अपने में ही खेले जा रहा था, मतलब बेड पर ही खेल रहा था कि लेफ्ट राइट हो रहा था, लेकिन इससे ज़्यादा और वो नहीं था। तो बस हम बल्कि हम लोग इतने परेशान थे कि भाई ये सो क्यों नहीं रहा है, सो क्यों नहीं रहा है, सो जाए तो कुछ हो रहे। लेकिन वही था उसका कारण जो हमें लग रहा था। ये बात भी हम डॉक्टर से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में कि भाई वो ऐसा अगर हो तो हमें क्या करना चाहिए। तो जो हमारे 2 मेन क्वेश्चन रहेंगे वो यही रहेगा, एक तो सीजर्स का कि जो उसको लंबा सीजर आ रहा है उसका, और जो इमरजेंसी मेडिसिन लेने से उसका ना तो सीजर रुक रहा है और सीजर रुक भी नहीं रहा है और उसकी जो आँखें वो पूरी स्वेल हो जाती हैं। एक तो ये वाला क्वेश्चन रहेगा और दूसरा हमारा ये वाला रहेगा। तो अब ये तो थियांश की अब तक की हेल्थ अपडेट थी जो मैंने आप लोगों को बताई। आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि
मैम बताओ ध्यांश की क्या अपडेट चल रही है। मैं जब भी ये सोचती हूँ कि आज व्लॉग बना के बताऊंगी कि नहीं ठीक है, वो तब बीमार हो जाता है। जब मैं यूँ सोचती हूँ कि अब मैं यूँ बताऊंगी कि नहीं इसको ये प्रॉब्लम हुई है, तो तब वो ठीक हो जाता है। तो इस चक्कर में मैं कोई मतलब मेरे को ये नहीं लग रहा था कि मैं आप लोगों को क्या अपडेट्स दूँ। जो मैं एक इतनी कन्फ्यूज चल रही थी कि भाई क्या सीजर आ रहा है, कभी सीजर चेंज हो रहे हैं, कभी उसकी कोई मेडिसिन हो रही है, कभी वो सो नहीं रहा है। तो ऐसे बहुत सारे वो थे, कभी बार बार एनजी लग रही है। मैं ये सोचती कि चल आज बनाऊंगी व्लॉग बना के आप लोगों को बताऊंगी कि क्या उसके। तो पता चला कि शाम तक तो उसको एनजी लग गई। तो मैंने कहा अब मैं क्या बताऊं कि अब तो ये फिर बीमार हो गया। तो इसलिए ये चीज़ें बस यही है कि जो इंस्टाग्राम की वो बनती है, रील बनती है, उसमें थोड़ा बहुत है जो भी बता दूँ वो आप लोगों को अपडेट्स दे देती हूँ। इतना बड़ा व्लॉग बनाना भी एक तो कोई मतलब मुझे थोड़ा सा मुश्किल ही रहता है मेरे लिए भी। और दूसरा ये कि जो अब हाँ ये कह सकते हैं कि नेक्स्ट जो मतलब हमें ये नहीं पता होता कि सडन सिचुएशन क्या हो गए। तो आप ये तो मतलब है ना, रील समझ गए तो आप बिल्कुल भी ये अंदाजा मत लगाया करो कि अभी ये वाली रील चल रही है, वो वाली रील, तो बिल्कुल भी नहीं। सीधी सी बात ये है कि अभी हमें नहीं पता कि नेक्स्ट जो मान लो मैं अब आप लोगों के लिए व्लॉग बना रही हूँ, अब मुझे नहीं पता कि एकदम अचानक क्या हो जाए। उसको अचानक ही कभी भी सीजर आता है, कभी भी हाई फीवर हो जाता है, कभी भी उसकी खाना पीना छोड़ देता है। और जब बिल्कुल खाना पीना छोड़ देता है तो फिर एनजी लग जाती है। पता चलता है कई बार इतनी तेज सीजर आ गया कि ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया। तो हमें पता चले अभी हम लोग बिल्कुल सही यहाँ पे बैठे हुए हैं, और अगली पल हमें लगता है कि नहीं अब लोग हम हॉस्पिटल में हैं। ये हमारे पास बहुत बार हो चुका है, और डॉक्टर ने भी ये हमें बोला है कि सिचुएशन कभी भी कुछ भी हो सकती है। तो एटलीस्ट मतलब ये है कि हम लोग उस सिचुएशन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन बस ये मतलब ये है कि जैसे मान लो आप अभी बिल्कुल खुश हो, सब कुछ सही चल रहा है, हाँ तो फ़ोन आया, हाँ ध्यांश कैसा है, मैंने हाँ ठीक है ठीक है, और जैसे फ़ोन रखा वो सीजर इतनी तेज आ गया या कुछ भी हो गया, तो उसके साथ फीवर इतनी तेज आ जाएगा, बिल्कुल हाई फीवर हो जाएगा। फिर पता चले ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया, फिर उसको फिर हॉस्पिटल लेके भागो। तो ये वो सारी चीज़ें। लेकिन जितना भी हैं हम लोग सबसे पहले हम लोग यही कोशिश करते हैं कि जो सिचुएशन है पहले वो हम खुद ही हैंडल करें, क्योंकि बार बार बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना। अब जब लास्ट टाइम जब एनजी लगवाने गए थे ना, तो डॉक्टर ने जो उसकी हार्ट स्पीड थी वो काफ़ी हाई थी, तो डॉक्टर ने वहाँ के डॉक्टर्स ने हमें यही बोला कि आप इसको प्लीज़ एडमिट करवा दीजिए, बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये है वो है। अगर हमें जब लगता है ना कि जब हमारे हाथ की बात नहीं रहती, तो हम ध्यांश को 100% हॉस्पिटल ही लेके जाते, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स ऐसे नहीं होगा कि वो घर पे ही प्रॉपर इलाज करे या वो करे, नहीं ऐसा नहीं होता, आपको हॉस्पिटल फिर जाना ही पड़ता है। लेकिन ये बात डॉक्टर्स ने भी हमें अच्छे से समझा रखी कि पहले जो उसने हमें बताया कि हमें कैसे घर पे फर्स्ट एड करना है, वही हम सब कोशिश करते हैं, पहले वही करते हैं। क्योंकि आप हर महीने बच्चे को हॉस्पिटल एडमिट करो तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब भी हर बार एडमिट करवाते हो तो आपका 4-5 लाख से कम का बिल नहीं बनता गंगाराम हॉस्पिटल में। ये आप सबको पता ही है कि कितना महंगा है। वो कोई ये तो है नहीं कि जाते साथ हमें रूम में वो करते हैं, एडमिट करते हैं, नहीं, वो सीधा पीआईसीयू में रखते हैं, और बच्चे को 3 से 4 से 5 दिन से अंदर उसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। कई बार क्या होता है कि ऑक्सीजन लेवल इतना कम हो जाता है उसको वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है। तो ऐसे करते करते काफ़ी एक्सपेंस भी बढ़ जाता है हॉस्पिटल का, और काफ़ी वो ही रहता है, मतलब काफ़ी बिल आ जाता है। फिर भी डॉक्टर भी यही कोशिश करते हैं कि जितनी जल्दी तक ध्यांश की तबीयत हो उसको घर भेजा जाए। इतने दिन वो हॉस्पिटल में, हम उनको भी पता है कि क्या सिचुएशन है, बच्चा इतनी जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट होता है। और दूसरा ये कि मान लो हम लोग कर रहे हैं, हमें ध्यांश की मतलब करते हुए इलाज करवाते हुए हमें कम से कम 5.5 साल हो गए हैं, तो कोई फ्री में तो उसका इलाज हो नहीं रहा है। उसमें दूसरा ये कि आपके हॉस्पिटल में एडमिट होते ही साथ आपके इतने पैसे लग जाते हैं कि 4-5 लाख का आ गए, कुछ पता नहीं चलता। तो यही है कि अब आगे तो हमें नहीं पता कैसे क्या होगा। जो भी हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो ही रहा है, बाबा शाम की कृपा से हो रहा है। हमें बस यही है कि बस बच्चा आंखों के सामने रहे और सही रहे। अब तो हम भी यूज्ड टू हो गए हैं इसके, कि तो हमें इतनी वो नहीं रहती कि हाँ बस
कई बार तकलीफ़ तब होती है जब बच्चा एडमिट हो हॉस्पिटल में, और एडमिट होने के बाद भी मतलब होता है कि भाई पेरेंट्स नहीं देख पाते बच्चे को उस सिचुएशन में, फिर भी अपने मन को मजबूत करके आगे बढ़ते हैं कि भाई हो जाएगा, सब सही होगा, आज तक कुछ नहीं भगवान ने गलत किया तो आगे भी नहीं होगा। इस उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। और फिर जब भी हॉस्पिटल में जाते हैं यही सोचते हैं कि पता नहीं आज हम घर लेके जा पाएंगे नहीं बच्चे को, ये पर बाबा की कृपा से हम लोग ध्यांश को सही सलामत घर ले आते हैं। जब वहाँ हॉस्पिटल में जब उसको देखती हूँ ना, मतलब ऐसे तो तब ये लगता है कि काश मतलब अब कम से कम अपने घर पे रहते हैं तो बच्चा इंजेक्शनों से एंटीबायोटिक्स इनसे तो बचा रहता है, कम से कम बेड पे इधर उधर घूम तो लेता है, हमें सुनता तो है, सब कुछ तो करता है, लेकिन वो वहाँ पे जाके तो सिचुएशन बिल्कुल ही अलग हो जाती है। एडमिट होना किसी के लिए भी आसान काम नहीं है, फिर भी ध्यांश बहुत हिम्मत वाला है कि जो इतनी बड़ी बड़ी जो सिचुएशन हैंडल कर रहा है, जो किसी के लिए इतना आसान नहीं होता। और आप लोगों के सबका प्यार ब्लेसिंग्स वो ध्यांश के साथ हमेशा बना रहे, और वो बना भी हुआ है। वो तो आप लोगों के रिस्पॉन्स से ही पता चलता है जब आप लोग इतना प्यार करते हो उसे। और मे भी शायद हर कोई नहीं कर पाता, वो भी दूसरों की ही, आप लोगों की ही हिम्मत है कि जो दूसरों के बच्चे को इतना प्यार दे रहे हो। और अब मैं भी ये नहीं सोचती कि आप लोग दूसरे हो या ध्यांश से अलग हो, ऑब्वियसली ध्यांश की फैमिली का एक पार्ट हो, जो भी है हमारी इंस्टाग्राम फैमिली, यूट्यूब फैमिली, और जो हमारी फेसबुक फैमिली भी अब न्यू ऐड हुई है, तो सब लोग बड़े अच्छे हैं, अब काफ़ी ध्यांश को प्यार करते हैं, उसके लिए हमेशा दुआ करते हैं। मैंने बहुत लोगों के मैसेज पढ़े हैं, मैसेजों के बारे में बाद में डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। मैं फिर यही कहूँगी कि हर कोई नहीं कर पाता, और वो तो आप लोगों का दिल से धन्यवाद कि आप लोग इतना करते हो। और हम किसी हमें बस यही पता है कि यही हमारी फैमिली, इसके सिवा हम ना तो हम किसी से ज़्यादा उम्मीद रखते ना हमें उम्मीद होगी। तो चलो अब फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और बातें करेंगे उसमें। अब ये वाला व्लॉग भी बहुत लंबा हो गया, आप भी सोचोगे बिल्कुल मैम ने तो पका ही दिया इतना लंबा व्लॉग बना के। तो चलो ओके बाय बाय।